सेकंड मैं इसको खोल लूँ। अच्छा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर नहीं लिया हो तो। सर ले लिया है। जी, थैंक यू। एक मिनट। सर क्या आपने 2 नंबर से ज्वाइन कर रखा है? हाँ, मतलब कुछ चीज़ें मैं सोच रहा था अगर स्क्रीन शेयर हो जाता मेरे ओके सर। मोबाइल से भी और इससे भी, 2 जगहों से ज्वाइन है। स्क्रीन पे 95 आ रहे हैं, इसमें 89 आ रहे हैं, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या हो रहा है। 93 और 95 ऐसा कुछ। चलिए आगे करते हैं, बाकी थोड़ा स्क्रीनशॉट आप भेज देंगे। तो मैंने आपको ये कहा कि प्लेटो ने जो संवाद प्लेटो के संवाद हमको मिलते हैं, उनकी विशेषता क्या क्या है उसको जरा देखते हैं। पहली विशेषता तो है कि प्लेटो में डायलेक्टिव, जिसको आप हिंदी में द्वंद्व कहते हैं, है ना, द्वंद्वात्मक इसका स्वरूप है। द्वंद्वात्मक मतलब, द्वंद्व किसको कहते हैं? द्वंद्व मतलब दो सही में से, याद रखिए, दो सही में से कौन ज्यादा सही है इसका निर्णय कर, द्वंद्व का विषय है। एक गलत और एक सही में तो आप आराम से कह सकते हैं ये गलत है, इसको हम नहीं लेंगे, ये सही है, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जब दोनों सही लगे तब उसमें से एक का चयन करना, इसमें द्वंद्व होता है। इसमें मन में उमड़न घुमड़न होती है, उहापोह की स्थिति होती है, असमंजस की स्थिति होती है। तो प्लेटो के जो संवाद हैं वो द्वंद्वात्मक पद्धति से हमारे सामने आते हैं। इनके जो नाटकीय पात्र हैं सुकरात, है ना, उनका जो कथन है उसमें पहले और बाद के जो कथन है उसमें असंगतियां और अंतर्विरोध मिलती है। यानी प्लेटो और सुकरात अपने गुरु से बात कर रहे हैं, उसमें पहली बार कुछ बात कर रहे हैं, दूसरे साल या 6 महीना बाद जब बात कर रहे हैं तो कुछ अलग कर रहे हैं। क्योंकि वो स्क्रिप्ट हो चुका है, वो लिखा जा चुका है, इसलिए दोनों में फर्क आ रहा है। और आप जानते हैं आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता, यानी आपकी और हमारी सबसे बड़ी विशेषता, वो द्वंद्वात्मक नेचर का होता है। कभी आप एकदम नहीं कहते कि यही सही है, और द्वंद्व जरूरी है। जब हम मार्क्सवाद पढ़ेंगे तो आप देखेंगे मार्क्सिज्म थ्योरी का आधार ही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। ये पूरी सृष्टि द्वंद्व से बनी है। द्वंद्व ही हमारे विकास का कारण है। अगर अभी सबको पता चल जाए कि एमए की क्लास चाहे हम कितना भी अच्छा कर लें, कितना अच्छा समझ लें, कितना अच्छा लिख लें, लेकिन हम लोग सब के सब 50% नंबर ही लाकर पास करेंगे, तो आप इतने मेहनत नहीं करेंगे नंबर के लिए। लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, ये तय नहीं है, इसलिए आप बहुत मेहनत करें, हो सकता है आप टॉप करें, कर सकते हैं, तो आप नंबर लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। ठीक इसी तरह जीवन में अभी मैं जाऊंगा तो मेरा काम होगा कि नहीं होगा, अगर पता चल जाए होगा ही नहीं तो हम मेहनत करना छोड़ देंगे। तो ये द्वंद्वात्मकता से ही हमारा जीवन आगे द्वंद्वात्मक पद्धति से बढ़ता है। तो मैंने पहली विशेषता बताई प्लेटो के संवाद की कि ये द्वंद्वात्मक पद्धति से प्लेटो के संवाद का स्वरूप है, द्वंद्वात्मक स्वरूप है। दूसरा है, पाठक को यह पता नहीं चल पाता है, सारे संवाद को आप पढ़ लें, पाठक को यह पता नहीं चल पाता है कि आखिर प्लेटो किस मूल बिंदु पर बात कर रहे हैं। ठीक है ना, मूल विषय क्या है? साहित्य है, सौंदर्य है, कविता है कि नैतिकता है, क्या है? ऐसा क्यों है? क्योंकि वो दार्शनिक है, और दार्शनिक मन के भीतर बहुत कुछ लेकर चलते हैं।
कि दुनिया अच्छी होनी चाहिए। और अच्छा मतलब क्या? अच्छा मतलब आप उसकी परिभाषा नहीं दे सकते। अच्छा से बोलना अच्छा है, कम पैसे में भी खुश रहना अच्छा है, चोरी नहीं करना अच्छा है, किसी की भलाई करना अच्छा है ना? अच्छा मतलब बहुत कुछ हो सकता है। कोई मांस खाने वाले हैं तो मांसाहारी भोजन अच्छा है, जो शाकाहारी है उसके लिए शाकाहारी भोजन अच्छा है। तो अच्छा का मतलब बहुत अलग अलग हो सकता है। तो उसी तरह से प्लेटो का चिंतन जो है एक तरह से अमूर्त ईश्वर को लेकर है, नैतिकता को लेकर है। और नैतिकता अपने आप में मूर्त चीज नहीं है, अमूर्त है। कल कुछ और नैतिकता थी, आज कुछ और नैतिकता है। तो प्लेटो, पाठक को ये पता नहीं चलता है कि प्लेटो आखिर किस विषय पर बात करना चाह रहे हैं। इन कठिनाइयों के बावजूद द्वंद्वात्मक पद्धति की अपनी कई विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं, जरा उसको देखिए। इस प्लेटो के जो संवाद हैं, जो द्वंद्वात्मक पद्धति से हमारे बीच आते हैं, इसके भीतर से कविता के संबंध में, कलाओं के संबंध में हमें समझने के बहुत सारे सूत्र हमको मिले हैं। कविता और कलाओं को समझने के सूत्र हमको मिल रहे हैं। और उनके संवादों से जो बाद के व्याख्याकार हैं, उन्होंने कहा प्लेटो ने काव्य की यानी कविता लिखने की प्रेरणा के बारे में हमको बताया है, और कविता के स्वरूप के बारे में बताया है, और कविता का विषय क्या होना चाहिए इसके बारे में उन्होंने बताया है, कविता का क्या रूप होना चाहिए इसको भी बताया है, कविता और सत्य के बीच में क्या कोई संबंध है इसको भी बताया है, कविता का सौंदर्य क्या हो सकता है उसको बताया है, लोक मंगल होना चाहिए कि नहीं इसको बताया है, यानी तमाम, यानी कलाओं का क्या स्थान है इनको बताया है। तो आप देख रहे हैं प्लेटो ने प्लेटो के संवाद दर्शन के लिए हुए थे, समाज और मनुष्य के चिंतन के लिए। लेकिन इससे कविता के स्वरूप, कविता का विषय, कविता का की भाषा, कविता के नैतिकता, लोक मंगल की भावना, ये तमाम चीजों की बातें वहां से निकल निकल कर आ रही है। इसलिए हम प्लेटो को पढ़ते हैं। ठीक है ना यहाँ तक? अब हम थोड़ा सा एक विषय को बदल रहे हैं और गहराई में जाने की जा रहे हैं। वो ये है कि काव्य, अगर हम हेडिंग करें, आपकी किताब में हेडिंग है, हेडिंग है काव्य प्रेरणा और काव्य सत्य। सुब्रा जी, हाँ, ओके। काव्य प्रेरणा और काव्य सत्य, इसके बारे में प्लेटो क्या कहते हैं? काव्य प्रेरणा और काव्य सत्य। प्लेटो कविता की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? जैसे कोई कवि बैठा, या आप कविता लिखते ही होंगे, या कुछ ना कुछ आप लिखते होंगे, तो जो आप लिखते हैं उसकी प्रेरणा कहाँ कहाँ से मिलती है आपको? कौन कहता है लिखने के लिए? कोई कहानी लिखता है, कोई कविता लिखता है, या कहानी या कविता के विषय जो बदले बदले होते हैं, कोई बड़े दुख वाली कविता लिखता है, कोई आर्थिक पक्ष की वाली कविता लिखता है, कोई सौंदर्य की कविता लिखता है, कोई प्रेम की कविता लिखता है, कोई राजनीति की लिखता है। तो लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है, इस पर कवि ये चिंतन करते हैं प्लेटो। और ये चिंतन जो है इयोन नामक उनके संवाद में हमको मिलता है। इयोन नामक संवाद में हम उसको देख सकते हैं, पहली बात। दूसरी चीज कवि प्लेटो कहते हैं, या प्लेटो के संवाद से जो बात निकल कर आती है, वो ये है कि जो कविता है ना, काव्य जो है, वह कला की एक देवी है, एक देवी है, उसकी प्रेरणा से ही कोई लिख पाता है। अगर देवी माता कृपा नहीं करेंगे तो कोई कविता नहीं लिख सकता है, साहित्य नहीं लिख सकता है। थोड़ा सा अगर मैं आपको ध्यान दिलाऊं, तो अमूमन ज़्यादातर बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, और लगभग लगभग इधर बंगाल, इनमें सरस्वती पूजा होती है। पश्चिम की तरफ नहीं होती है, सरस्वती पूजा होती है। और लगभग लगभग सभी, अगर तुलसीदास को हमने पढ़ा होगा तो सरस्वती की भी वो पूजा करते हैं, मंगलाचरण करते हैं अपनी रचना करने से पहले। तो हम क्यों 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 करते हैं? क्योंकि हम सरस्वती माता को बुद्धि की, है ना, विद्या की देवी कहते हैं, वीणा पाणी कहते हैं। वीणा पाणी, जो वीणा लिए हुए है, विद्या की देवी है।
प्लेटो भी उसी तरह की बात कह रहे हैं कि कोई भी साहित्य साहित्य जब लिखता है तो वो तो मामूली सा आदमी है। जो साहित्य लिखता है वो इसलिए लिख पाता है क्योंकि देवी की प्रेरणा उसको होती है, देवी उसके अंदर आ जाती है। ये बात उन्होंने कही। और ये उन्होंने कहा यानी जब कवि या लेखक ऐसे आराम से सामान्य सा एक आदमी है, लेकिन जब उसके खास समय में उनके उसके मस्तिष्क में देवी का प्रवेश हो जाता है और एक खास तरह का आवेश होता है, और तब वो कोई महान रचना कर पाता है। नहीं तो वो, और ये महान रचना उसने नहीं की है, देवी ने की है। और इस देवी का नाम उन्होंने रखा म्यूज, MUSE, म्यूज, है ना, विद्या की देवी सरस्वती। और इसी सरस्वती, ये हम तो सरस्वती कहते हैं, उसी को प्लेटो ने कहा म्यूज नामक देवी आती है, MUSE, म्यूज। कवि में कल्पना शक्ति को जगाती है यह देवी, उसको भावावेश करती है और इसी कारण रचना बनती है। यानी कविता की प्रेरणा देवी के कारण आती है, अगर देवी नहीं होती तो कविता नहीं लिखी जाती। प्लेटो ने यह बात बताई अपने संवादों में। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि और क्लियर करते हुए कहा, कविता लिखना कोई वैज्ञानिकों का काम नहीं है, वैज्ञानिक कर्म नहीं है, विज्ञान का कर्म नहीं है। विज्ञान क्या करता है? विज्ञान तथ्यों के आधार पर शोध करता है और आपको एक नई जानकारी देता है। जैसे अभी बिजली थोड़ी देर पहले कट गई थी, है, अंधेरा हो गया था, तो वैज्ञानिक सोच वाले लोग क्या कहेंगे, अच्छा अंधेरा इसलिए हुआ क्योंकि करंट अभी इसमें नहीं आ रहा है, तारों में करंट नहीं जा रहा है, वो कट चुका है, बिजली पावर कट हो चुकी है, बिजली कट गई है, हम ऐसा कहते हैं। पावर चली गई है हम कहते हैं, थोड़ी देर में फिर आ गई तो हम कहते हैं वाह पावर आ गया, ऐसा हम कहते हैं ना। तो ऐसा जब हम कहते हैं, है ना, ऐसा जब हम कहते हैं तो हम कारण को जान रहे हैं। ऐसा कहने के पीछे हम एक कारण को जान रहे हैं। अच्छा, इस तार के माध्यम से बिजली जाती है, जिसको हम पावर कहते हैं, करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक कहते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि जब लोग इसको नहीं जानते थे तब क्या कहते थे, भूत या भगवान, भगवान के आने से ये चमक गया और भगवान के क्रोध होने से ऐसा हो गया। और आप जानते हैं बहुत लोग ऐसा कहते हैं भगवान का श्राप लगा है इसको, भगवान को इसको आशीर्वाद मिला है। तो जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, जिसके कारण को नहीं जानते हैं, उसको हम आस्था का प्रश्न बना देते हैं, वो भूत या भगवान का सवाल बन जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि प्लेटो सोच समझ कर कहते हैं कविता करना वैज्ञानिक जैसा कोई काम नहीं है। कि अगर आप बोलेंगे पानी क्या है तो वैज्ञानिक आपको बताएंगे H2+O है। H2O क्या है? हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल बराबर पानी। तो बता देंगे, आप वो तोड़ के बता देंगे पानी को, पानी के मॉलिक्यूल को अलग अलग कर देंगे, फिर पानी में नहीं रहेगा, ऑक्सीजन सारा निकाल देंगे तो पानी नहीं रहा वो। लेकिन हमारे लिए पानी जल है, हमारे लिए पानी गंगा मैया है ना। तो आस्था अलग चीज है और वैज्ञानिक सोच अलग चीज है, ठीक है। तो कवि प्लेटो ये कहते हैं कि कविता करना ये वैज्ञानिक कर्म नहीं है, ये देवी आती है और एक खास तरह का की भावभूमि पर रचनाकार को ले जाती है और तब वो रचना करता है, वो अपने दिमाग की उपज उसकी नहीं होती है। इसी खास भावभूमि को उन्होंने दिव्य पागलपन कहा है, दिव्य पागलपन यानी डिवाइन लव, डिवाइन लव, है ना, डिवाइन लव, दिव्य पागलपन कहा है। यानी जो व्यक्ति एक तरह का, उसके दिमाग में एक तरह का पागलपन सवार हो सकता है, पागल हो सकता है, यानी आवेशित हो सकता है, वही कविता लिख सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं लिख सकता है। सभी तुलसीदास नहीं बन सकते हैं, सभी वाल्मीकि नहीं बन सकते हैं, चाहे आप कितना मेहनत कर लीजिए।
क्योंकि देवी आपके दिमाग में प्रवेश नहीं करेगी, ऐसा प्लेटो कहते हैं। और दिव्य पागलपन शब्द ही उन्होंने कहा है, डिवाइन, है ना, इसको कहते हैं अंग्रेजी में डिवाइन फ्रेंजी, दिव्य पागलपन। तो ये पागलपन, दिव्य पागलपन का अर्थ पागल होना नहीं है। रांची में 3 मानसिक चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल है, एक सेंट्रल हॉस्पिटल, एक स्टेट गवर्नमेंट का, एक प्राइवेट, जहां पर पागल लोग भर्ती होते हैं। ये वाला पागलपन नहीं, ये देवीय पागलपन है। देवी उसको आवेशित कर देती है, फिर अपना होश खो देता है, जो कुछ लिखता है वो देवी लिख पाती है। ये वाला पागलपन, ये वो कह रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए कि प्लेटो हैं, उन्होंने कविता की प्रेरणा के लिए एक देवी के बारे में कहा कि एक कविता की देवी होती है जिसका नाम है म्यूज, MUSE, म्यूज। और वो देवी जब दिमाग में घुस जाती है तो एक खास तरह का जो है आवेश मस्तिष्क में होने लगता है, और तब व्यक्ति बड़ी से बड़ी रचना, महान से महान रचना कर पाता है। तो यानी कविता लिखने में कला की कोई भूमिका नहीं है ना। जैसे कोई कलाकार है, अच्छा चित्र बना रहा है तो प्रैक्टिस करेगा ना, वो अच्छा से प्रैक्टिस कर सकता है कि इतना एंगल, ये वाले पेड़ में इतना मैं इसको झुकाऊंगा, इतना डिग्री इधर करूंगा, इस रंग की पत्तियां दूंगा। तो इसमें कोई वो चीज नहीं है, बस अगर देवी चाहेंगी तो बन जाएगा चित्र, नहीं चाहेंगी तो नहीं बनेगा। यानी कला जो है वो कला भी देवी की कृपा से ही हो रही है, और कविता भी देवी की कृपा से हो रही है। उसमें आदमी का कोई महत्व नहीं है, आपके कौशल का कोई महत्व नहीं है। प्लेटो ऐसा कहते हैं। ठीक है। एक बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, होमर नाम के एक कवि थे, होमर, यूरोप के बड़े कवि हैं। होमर की जो कविताएं हैं, जो गीत हैं, खासकर प्रयाण गीत युद्ध के समय के, इनको जब पढ़ेंगे तो उसमें भी एक दिव्य पागलपन वाली चेतना है। इसका मतलब प्लेटो को ये जो दिव्य पागलपन वाली जो चेतना है ना, ये होमर से हम पा रहे हैं। और होमर बहुत पहले कवि है प्लेटो के। तो लेकिन प्लेटो को हम इसलिए महत्व दे रहे हैं क्योंकि प्लेटो ने इसको सिद्धांत के रूप में स्थापित कर दिया कि भाई अगर आप कविता लिखते हैं, अगर आप संगीत या अगर आप कोई भी चीज, मतलब कला संबंधी कुछ काम करते हैं, तो ये आपका हुनर नहीं है, ये देवी की कृपा है। अब देखिए, हम लोग भी आम बातचीत में ऐसा कहते हैं कि वो बहुत अच्छा गीत गाती है या गाता है ना, आवाज उसकी बहुत अच्छी है, ये तो साक्षात देवी माता की कृपा है, आप कहते हैं ना। यानी कोई व्यक्ति बहुत रियाज कर बहुत सुर शायद पकड़ सकता है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं गा सकता है, बहुत सुरीला नहीं हो सकता है। तो प्लेटो इस तरह की बातों को कहते हैं। यानी कविता की प्रेरणा के बारे में हमने अभी जानने की कोशिश की। कविता की प्रेरणा ये है। अब ये जो काव्य देवी सिद्धांत है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, इसको देखिए। काव्य देवी सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या है? ये कविता संबंध काव्य देवी का सिद्धांत आपके प्रश्न में आता है, इस बारे में चर्चा करना है। पहला तो कविता देवी से ही प्रेरित होती है, कविता मनुष्य नहीं लिखता है प्लेटो के अनुसार। प्लेटो के काव्य चिंतन में नैतिक मूल्यों की रक्षा और उसके संवर्धन पर बहुत ज्यादा बल है। तो मतलब आप इस सवाल का उत्तर सर अगेन रिपीट कीजिए ना। जी, मैं कह रहा हूँ, जैसे हम इस प्रश्न का उत्तर या इस चीज पर हम क्यों जोर दे रहे हैं, इसलिए जोर दे रहे हैं कि यानी प्लेटो ने काव्य देवी वाली बात क्यों कही है। उन्होंने कहा कि जो कविता है वो तो देवी लिखवाती है, भगवान लिखवाते हैं, मनुष्य तो बस लिखता है। और
याद रखिए, जब जब ईश्वर लिखवाते हैं, भगवान लिखवाते हैं, तो गलत कभी नहीं होता है, वो सब सही होता है। ईश्वर के यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात प्लेटो क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि प्लेटो के सामने, प्लेटो ने बचपन से एक चीज को देखा है, अराजकता फैली हुई है, दासों को जानवर की तरह पीटा जा रहा है, लड़कों को लड़कियों को बेचा जा रहा है, दास प्रथा है, गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, बेगारी खटखटवाए जा रहे हैं, जो बलशाली हैं, जो पैसे वाले हैं, किसी को भी खरीद सक रहे हैं। तो अव्यवस्था फैली हुई है समाज में, यानी अनैतिकता फैली हुई है ना। तो प्लेटो के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? नैतिक मूल्यों की रक्षा करना, समाज में नैतिक मूल्यों को स्थापित करना और उसके संवर्धन यानी बढ़ाने पर प्लेटो का सबसे ज्यादा बल है। प्लेटो को कविता पर ज्यादा बल नहीं है, लेकिन प्लेटो के सामने सबसे बड़ी चिंता क्या है? समाज में के सब लोग नैतिक कैसे हो जाए, नीति पर कैसे चले, अच्छे रास्ते पर कैसे चले। तो नैतिक मूल्यों की रक्षा और उसको, उसके संवर्धन, उसके बढ़ोतरी पर प्लेटो के सिद्धांत का आधार हम ढूंढ सकते हैं, यानी प्लेटो का सिद्धांत उस पर टिका हुआ है। दूसरा पॉइंट इसी में, उसकी विशेषता हम बात कर रहे हैं, काव्य देवी के सिद्धांत की विशेषता। प्लेटो के प्लेटो का जो चिंतन है ना, उसका आधार क्या है? नैतिकता है। और प्लेटो क्या चाहते हैं कि एक आदर्श राज्य का निर्माण हो जाए। आदर्श राज्य मतलब क्या होता है? आदर्श यानी आइडियल, अंग्रेजी में शब्द है आइडियल, हिंदी में शब्द है आदर्श। तो आदर्श राज्य का निर्माण हो जाए। आदर्श राज्य मतलब क्या है? जहां पर कोई भी अनैतिक काम ना हो, कोई भी अधार्मिक काम ना हो, कोई भी पाप वाला काम ना हो, सब सच बोले, सब एक दूसरे का आदर करें, सब एक दूसरे से दया, करुणा, ममता, त्याग जैसा भाव रखें एक दूसरे के लिए। वैसा राज्य आदर्श राज्य कहलाएगा। यानी समाज नैतिक हो जाए और समाज आदर्श राज्य बन जाए, प्लेटो ये चाहते हैं। इसीलिए वो काव्य देवी का सिद्धांत देते हैं। तो मान लीजिए उन्होंने ये कह दिया कि जो भी कविता लिखी जा रही है वो तो भगवान लिखवा रहे हैं, और भगवान से तो सभी डरते हैं। जैसे अक्सर आप देखिएगा तुलसी रामचरितमानस की जब कथा चलती है, आपने सीरियल में देखा होगा, तो 3-4 बार, ये बार बार आप देखेंगे, खुद राम अपने मुंह से कई बार बोलते हैं, कभी कवि अपने मुंह से बोलते हैं, कभी शिव जी बोलते हैं, मेरे प्रभु देखो, मेरे प्रभु धरती पर लीला कर रहे हैं। देखो अंजू जी जरा माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए अंजू जी, थैंक यू। शिव और पार्वती आसमान से देख रहे हैं और कहते हैं कि देखो मेरे प्रभु की क्या अपरंपार लीला है, कैसे बाल रूप में रोटी खा रहे हैं और कैसे रो रहे हैं, धन्य हो प्रभु करके हाथ जोड़ते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? ये धार्मिक ग्रंथ है, ये भगवान इसमें बात कर रहे हैं, और भगवान जब जो चीज जहां बातें कर रहे हैं उसको लिखने वाला भी तो भगवान हुआ ना। और जब भगवान का वेदों के लिए कहा जाता है ये देव वाक्य है, ये ईश्वर ने इसकी रचना की है। जब ईश्वर ने रचना कर दी है तो किसकी उसकी हम काटें, इसमें हम गलती निकालें? जब ईश्वर नहीं रच दिया है तो ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है। तो ये जो है, ये मनस चेतना को आप पकड़ने की कोशिश कीजिए, साइकोलॉजी की जो कविता है वो देवी माता लिखवाती है, काव्य देवी लिखवाती है? और देवी कभी भी गलत चीज नहीं करवाती है, यानी उसके खिलाफ जाना भी आप सोचिए, यानी बिल्कुल नैतिक, बिल्कुल आदर्श चीज होती है कविता। और जैसा कविता में लिखा है वैसे ही पालन कीजिए और आदर्श राज्य का निर्माण कीजिए। प्लेटो ये चाहते हैं।
और ऐसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि एथेंस पतन काल से गुजर रहा है, और पतन काल में जो जिसको सक रहा है उसको गुलाम बना रहा है, लड़कियों को उठाकर कोई किसी से विवाह कर ले रहा है, किसी की कोई हत्या कर रहा है, तमाम तरह की चीजें, दास प्रथा है, गुलामी की प्रथा है, और उसको एक बच्चा अपनी आंखों से देख देख कर बड़ा हुआ है। तो मुख्य चिंता मैंने बताया नैतिकता और आदर्श राज्य की स्थापना या निर्माण करना है। रिपब्लिक नामक जो ग्रंथ है ना प्लेटो का, उसमें जो विचार है ना, उसके उसमें उस रिपब्लिक की मुख्य चिंता ही यही है कि कवि की का नैतिक दायित्व क्या होना चाहिए, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए। अगर आप रचनाकार हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी क्या होनी चाहिए, इस बात को प्लेटो आगे मतलब रिपब्लिक में इसी बात को रखते हैं। और वास्तव में प्लेटो जो है वो दार्शनिक है, मूलतः वो दार्शनिक है, लेकिन वो कवि हृदय भी हैं, इसलिए द्वंद्व हो रहा है। उस व्यक्ति के भीतर में द्वंद्वात्मक व्यक्तित्व है, इसलिए कभी कभी कविता की बात करते हैं, सौंदर्य की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, लेकिन कभी कभी दार्शनिक हो जाते हैं। तो दार्शनिक और कवि दोनों की चेतना प्लेटो के भीतर है, जिसके कारण आपको इस तरह के द्वंद्व मिल रहे हैं। नहीं तो कोई कविता लिखता है तो उसको चिंता नहीं होती है, अच्छा जो होगा देखा जाएगा, ये वाली बात है, ठीक है ना। ललित कला के प्रसंग में, ललित कला जो है कला, उसके प्रसंग में प्लेटो एक बात कहते हैं कि व्यक्तित्व के निर्माण में संगीत की महत्वपूर्ण भूमिका है। ललित कला के संबंध में बातचीत करते हुए कहते हैं कि पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंट इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक का महत्व देते हैं, परंतु ये उनके काव्य चिंतन का केंद्रीय विषय नहीं है। उनके काव्य चिंतन का केंद्रीय विषय है नैतिकता और आदर्श राज्य का निर्माण करना, एक ऐसा राज्य जो नैतिकता के आधार पर चले, जिसमें कोई अन्याय ना हो, जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी पाप ना हो, और पाप ना हो कहने का मतलब है तमाम चीजें, ठीक है। तो हमने ये देखा उनकी काव्य देवी का सिद्धांत। अब प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत हम देखते हैं। अनुकरण सिद्धांत ये जुड़े हुए एक दूसरे से। प्लेटो ने कोई सिद्धांत लिखने के लिए लिखा ही नहीं है, इसलिए आपको उनके संवादों से विद्वानों ने ये सब चीजें निकाली है। हम दूसरे पहलू पर बात कर रहे हैं कि अनुकरण सिद्धांत, प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार जो काव्य है, जो कविता है ना, वह सत्य का जो इस तरह समझते हैं, उसको ज्यादा समझ में आएगा। प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत, प्लेटो अनुकरण यानी नकल को बड़ा ही घटिया मानते हैं। कहते हैं कि भाई नकल जो है बहुत ही घटिया चीज है, नकल तो नहीं करना चाहिए, नकल जिसको जो नकल करे उसको देश से निकाल देना चाहिए। यानी अनुकरण को प्लेटो बहुत ही नीच दर्जे का काम मानते हैं, घटिया काम मानते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि जो कविता है, जो कविता लिखी जा रही है ना, उसके बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं जैसे कोई कवि, मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ, कोई कवि अगर कविता लिखता है तो किस विषय पे लिखता है, जिस विषय को देखता है अपने चारों तरफ समाज में, जिस चीज को देखेगा उसी को तो लिखेगा ना, और किसको लिखेगा वो। अगर गरीबी को देखा तो गरीबी पर कविता लिखेगा, अमीरी को देखा अमीरी पर कविता लिखेगा, राजनीतिक भ्रष्टाचार को देखेगा उस पर कविता लिखेगा। तो प्लेटो कहते हैं कि जो सत्य है उसका नकल हो ही नहीं सकता है, यानी कविता में सत्य का अनुकरण किया ही नहीं जा सकता है, असंभव। कविता में सत्य का अनुकरण किया ही नहीं जा सकता है, पहली बात। और उन्होंने इसी संबंध में कहा
कि जो कहानियां वगैरह सुनाई जाती है ना, दादा दादी, नाना नानी या पंचतंत्र या तमाम तरह की जो कहानियां हैं, ये सब काल्पनिक चीजें हैं, इसमें सत्य है ही नहीं। तो प्लेटो ये कहते हैं कि काव्य जो है सद मूल्यों पर आधारित हो, यानी कविता कैसी हो, पहली बात तो कहा कि इसमें नकल होती ही नहीं, सत्य का नकल